पश्चिम बंगाल में आज नामांकन करेगी ममता बनर्जी। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में रोड शो। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। प्रदेश के सभी लोकसभा राज्यसभा सदस्य भी रहेंगे मौजूद। नए सीएम को लेकर होगा बड़ा ऐलान। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी जेजेपी सरकार की परीक्षा आज। 2 घंटे तक सदन में होगी बहस। जेजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर। और वहीं भूमाफियों पर सीएम शिवराज सख्त, कहा एमपी में चलेगा प्यार, मेरी सरकार में राज्य से भाग रहे हैं भूमाफिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीएम मोदी 12 मार्च को QUAD के नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें, सरकार की ओर से विज्ञप्ति में कहा गया है कि नेता साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावसायिक क्षेत्रों पर विचार का आदान प्रदान भी करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा शिखर सम्मेलन के दौरान नेता कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, सम्मान और सस्ती टीके सुनिश्चित करने में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करने वाले हैं। और विदेश मंत्रियों की बैठक इस साल के फरवरी में आयोजित की गई थी, जो पिछले साल के बाद इस तरह की तीसरी बैठक थी। और आपको ये भी बता दें कि 8 फरवरी को मंत्री स्तरीय बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया था। तो पीएम मोदी 12 मार्च को QUAD के नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि नेता साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर अहम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान भी करने वाले हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी में 3 दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उत्तराखंड सीएम पद के लिए लॉबिंग शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि नया सीएम चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल आज सुबह 10 बजे देहरादून में बैठक करेंगे। और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद साल 2017 में रावत को सीएम बनाया गया था। और अब रावत का स्थान लेने के लिए करीब आधा दर्जन नेताओं के नामों पर अटकलों का बाजार गर्म है। और इनमें 4 नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला नाम है धन सिंह रावत का, जो उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री है। और दूसरा नाम जो सामने आ रहा है, बड़ा नाम है अनिल बलूनी, जो राज्यसभा सांसद है और बीजेपी की मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं। और तीसरा बड़ा नाम ये है कि बीजेपी सांसद अजय भट्ट का है। और चौथा नाम जो बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का है। आखिरी मुहर किस नाम पर लगानी है, आपको बता दें कि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और रमन सिंह और दुष्यंत गौतम विधायक दल की बैठक के लिए ये बनाए गए हैं। और देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में बीजेपी विधायक, राज्य के सभी सांसद और कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। विधायक दल के नेता का नाम तय होने के बाद राज्यपाल से मिलकर समर्थन पत्र दिया जाएगा और इसके बाद ही सीएम पद का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी राज्य में उतार चढ़ाव लाने के लिए जिम्मेदार है और उसे सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान हरीश रावत ने कहा कि राज्य में चेहरा बदला जाना इस बात की स्वीकार्तिक है कि बीजेपी नेतृत्व उत्तराखंड में विकास करने में नाकाम रहा है और बीजेपी राज्य में राजनीति अस्थिरता लाने की दोषी है और उससे सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा, ये हरीश रावत ने कहा है। और बता दें आपको ये भी कि पिछले 3 दिनों से चल रहे परिवर्तन की चर्चाओं के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम 4:15 बजे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है। और आपको ये भी बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी राज्य में उतार चढ़ाव लाने के लिए जिम्मेदार है। और एक इंटरव्यू के दौरान हरीश रावत ने कहा कि राज्य में चेहरा बदला जाना इस बात की स्वीकार्तिक है। बीजेपी नेतृत्व उत्तराखंड में विकास करने में नाकाम रहा और बीजेपी राज्य में राजनीति लाने की दोषी भी है और उसे सरकार बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। और बता दें आपको ये भी कि पिछले 3 दिनों से चल रहे परिवर्तन की चर्चाओं के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। तो आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी में 3 दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उत्तराखंड सीएम पद के लोबिंग शुरू हो गई है। और नया सीएम चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल आज सुबह 10 बजे देहरादून में बैठक करने वाले हैं। कांग्रेस की नए सिरे से चुनाव कराने की मांग है। तो आपको बता दें कि कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद ही उठापटक लगातार जारी है सियासी। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि नए सिरे से चुनाव कराए जाने की इन्होंने मांग की है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी राज्य में उतार चढ़ाव लाने के लिए पूरे जिम्मेदार है और विकास को लेकर भी वो हमेशा पीछे है। तो जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो कहीं ना कहीं सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आज बैठक होने वाली है और कई अहम चेहरे भी सामने आ रहे हैं कि कौन सीएम के पद लेगा और कांग्रेस की नए सिरे से चुनाव कराने की मांग है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस होने वाली है और हालात बने तो वोटिंग भी हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य के सभी विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की है। तो बीजेपी ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि व्हिप जारी होने के चलते सभी विधायकों को सदन में रहना होगा और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करनी होगी। बता दें आपको ये भी कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के चलते कांग्रेस ने हरियाणा की मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का दाव चला है। बजट सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 25 विधायकों के हस्ताक्षर वाले अविश्वास प्रस्ताव को दिया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूर कर लिया था। और विधानसभा में इस पर आज चर्चा होने वाली है और इसके बाद मतदान कराया जाएगा। कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का दाव खेला है और विपक्ष के नेता यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान काफी पहले ही कर दिया था। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा करने से पता चल जाएगा कि कौन विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है।
तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करेगी। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बनर्जी की यह पहली नंदीग्राम यात्रा होगी। किसान पहल नंदीग्राम में वामपंथी सरकार की ओर से साल 2007 में विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत जमीन अधिग्रहण का विरोध किया गया था और इसके बाद अगले 4 सालों में किसानों की हालत में और गिरावट दर्ज की गई। बता दें आपको ये भी कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से होगा, जो कभी उनके बेहद करीबी हुआ करते थे। और इसी बीच ममता बनर्जी ने मंगलवार को नंदीग्राम में उन्हें बाहरी बताने वालों पर जमकर बरसी। ममता ने कहा कि वो जनता की भारी मांग पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और क्षेत्र में उन्हें बाहरी बताने वाले लोगों के लिए दूसरे राज्यों से आए नेता स्थानीय हैं। नंदीग्राम से पर्चा भरने से एक दिन पहले ममता ने क्षेत्र में बूथ स्तर के तृणमूल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने इसी दौरान कहा कि जिन लोगों ने बाहरी राज्यों से आए लोगों को अपना जमीर बेच दिया है, वे सांप्रदायिकता का सहारा लेकर नंदीग्राम को बदनाम कर रहे हैं। नंदीग्राम की जनता ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। तो जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही दो प्रमुख पार्टियों बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और हाथापाई की खबरें सामने आ रही है। दरअसल बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के हतीहालका में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में 8 लोगों के घायल होने की आशंका बताई जा रही है। बीजेपी ने आरोप ये लगाया है कि जब उनके पार्टी कार्यकर्ता एक कैंडिडेट का नामांकन करवा कर लौट रहे थे तो तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। और वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप ये भी लगाया है कि जब बीजेपी कार्यकर्ता एक लोकल कैंडिडेट का नॉमिनेशन करके लौट रहे थे तो तभी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। फिलहाल मिली सूचना के अनुसार 8 लोगों को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है और इन 8 घायलों में से 4 लोग बीजेपी से हैं और ये घटना मालदा जिले के मोतबारी की है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज मंगलवार को देखने को मिला। दरअसल पाकिस्तान की पावरी गर्ल की तरह शिवराज ने भी भूमाफियाओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है और ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो मध्य प्रदेश से भूमाफियाएं भाग रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को इंदौर में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने पावरी गर्ल के अंदाज में कहा कि प्रदेश में माफिया राज करेगा तो सरकार सख्ती दिखाएगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में प्यार तो चलेगा लेकिन लव जिहाद नहीं चलेगा। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर ही कहा कि बंगाल में लोग सोच समझकर वोट देंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। इतना तो तय है, नतीजे आने दीजिए। बंगाल में अगर कोई अस्मिता के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है तो वो ममता के साथ खड़ा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अंदरूनी और बाहरी इस डिबेट को सेटल किया जाए। अगर ये मुल्क एक है, हमने तो वो दौर देखा है, कमाल की बात है। मैं जिस राज्य से आता हूँ, मेरे जिले का लोकसभा चुनाव का पहला चुनाव वहां से जो जीते थे आचार्य जेबी कृपलानी, एक दौर वो भी था और एक दौर ये आ गया। खबर कर्नाटक के मांड्या से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। दरअसल उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटी सवार एक लड़की की पुलिसकर्मियों से बहस हो रही है और साथ ही लड़की मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही है। लड़की स्कूटी छोड़ने को तैयार नहीं होती तो कहासुनी के बीच एक महिला पुलिसकर्मी उसे तमाचा जड़ देती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो को शेयर करने वालों ने महिला दिवस से भी जोड़ दिया है। और आपको बता दें कि घटना 7 मार्च की बताई जा रही है, जब मांड्या शहर में उस लड़की ने अपनी स्कूटी नो पार्किंग एरिया में खड़ी की थी। पुलिस ने स्कूटी को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी और इसी बात पर वो लड़की पुलिसकर्मियों से बहस करने लगी। इस बीच लड़के का ये कहना था कि पुलिस उससे जुर्माना ले सकती है लेकिन स्कूटी को सीज नहीं कर सकती है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी स्कूटी को वहां से ले जाने की कोशिश भी करती है लेकिन
लड़की ऐसा नहीं होने देती और लड़की अपनी स्कूटी पर चढ़कर बैठ जाती है और तेज आवाज में पुलिस वालों पर चिल्लाने लगती है और इसी दौरान वहां मौजूद एक महिला कर्मी उसे तमाचा मार देती है और फिर दूसरी महिला पुलिसकर्मी उस लड़की को स्कूटी से हटा देती है और इस पर लड़की का गुस्सा और भी भड़क जाता है। वीडियो में कहीं भी लड़की के पास हेलमेट नहीं दिखाई दे रहा है और वीडियो में घटनास्थल पर कम से कम 2 महिला कर्मियों की मौजूदगी नजर आती है, जबकि उनके साथ एक पुरुष सिपाही भी दिखाई देता है। हालांकि बाद में जब लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो पुलिस अधिकारियों ने उसकी कम उम्र देखते हुए इस मामले में आगे और कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। हालांकि लड़की बालिग है और छात्रा है और बाद में पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। यूपी के बलिया जिले के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के चेतन किशोर के मैदान में 10 मार्च को दिन के 11 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान महापंचायत होगी और इसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राकेश टिकैत भी भाग लेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और चेतन किशोर के मैदान में भीड़ जुटाने के लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं। बलिया, गाजीपुर, देवरिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, खुशीनगर आदि जनपदों से भी बड़ी संख्या में किसान आएंगे। बलिया से सटे बिहार के इलाकों से भी किसानों के पहुंचने के आसार हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जहां लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ओपन जिम बनाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है, तो वहीं बिजनौर जनपद में बाइक इन बिजनौर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से शहर में किसी भी काम के लिए आने वाले व्यक्तियों को शहर में चलने के लिए साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जहां साइकिल चलाकर लोग अपने काम को शहर में निपटा सकते हैं, तो वहीं स्वास्थ्य के प्रति यह साइकिल लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। इस साइकिल प्रोजेक्ट का आज डीएम बिजनौर और एसपी ने फीता काटकर अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्यालय में शामिल होकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। था बहुत सारे मजदूर बिजनौर से गुजरे थे और उनको हमने ट्रेन से भेजा। यहाँ जितना दिन हमें रखना था उसके बाद राशन पानी उनको दे करके भेजा। बहुत सारे उसमें से साइकिल से जा रहे थे जिनकी साइकिलें हमने उनका नाम पता नोट करके यहाँ डिपॉजिट कराई थी और उनमें से कुछ लोग अपनी साइकिलें वापस भी ले गए। कुछ लोगों ने ये अनुरोध किया कि वापस ले जाना संभव नहीं है, अगर उसको मूल्यांकन करके बेच करके उनका पैसा उनके पास पहुँचा दिया जाए, तो वो भी हम लोगों ने किया। जिन लोगों ने ऐसा अनुरोध किया उनका पैसा उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया। लेकिन ये साइकिलें चूँकि यहाँ रखी हुई थी और रस्ट यानी जंग लगा। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी इलाके में एक वरिष्ठ नागरिक की कथित रूप से कोविशील्ड टीका लगवाने के बाद मौत हो गई है और इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि जलपाईगुड़ी के कारोबारी कृष्ण दत्ता की मौत एक स्थानीय अस्पताल में हुई, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। अधिकारी ने बताया कि दत्ता ने सोमवार को टीका लगवाया था और रात में उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी होने लगी, तो उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया, जहां थोड़ी समय बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां विकास खंड करहल के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एक 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आपको बता दें कि दरअसल कोरोना महामारी के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 11 महीने के लिए बंद कर दिया था और बता दें आपको ये भी कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा नहीं होगी और इस दौरान प्रशिक्षण दाता शशि कांत ने बताया कि 58 अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही यादवेंद्र ने भी बताया कि 6 दिवसीय प्रशिक्षण में हिंदी, गणित, अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कोरोना महामारी की वजह से शैक्षिक सत्र 2020-2021 में करीब 10 महीने शिक्षण कार्य प्रभावित रहने के कारण परिषदीय स्कूलों में छात्रों का कक्षा स्तर पर असर प्रोजेक्ट कर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। एनसीईआरटी की कक्षा 1 की हिंदी, गणित और अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों का प्रशिक्षण है
क्रमशः रिमझिम, गणित का जादू और मैरीगोल्ड नामक की किताबें हैं जिनका प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। जो प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, वो जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को दे रहे हैं जी। वो शिक्षक क्या है? मतलब विद्यालय से एक टीचर को बुलाया जा रहा है कि वहाँ से कई टीचरों को बुलाया? नहीं, देखिए, यहाँ इस प्रशिक्षण में विद्यालय के सबसे अनुभवी ऊर्जावान व्यक्ति को बुलाया जा रहा जी। है जो कक्षा 1 को पढ़ाएगा। कक्षा 1 के लिए उसको विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि NCERT की जो बुक हैं, जो अगले सत्र से 2021-22 वाला जो सत्र है, उस सत्र से हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में NCERT की किताबें लागू होंगी, पाठ्यक्रम लागू होगा। तो उसके लिए अनुभवी शिक्षक को बुलाकर, ऊर्जावान शिक्षक को बुलाकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, क्या लगता है जो NCERT जो पाठ्यक्रम लागू हो रहा है 2021 में, तो क्या ये पूरा पैटर्न इंग्लिश में होगा कि थोड़ा हटके होगा? नहीं, ये माध्यम हिंदी और मातृभाषा ही है जी केवल उसका सिलेबस NCERT का है। जी। सारे देश में और सारे राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सभी में NCERT का पाठ्यक्रम लागू करने की सरकार की योजना है और उसी के तहत NCERT के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसका प्रथम फेरा इस समय BRC करेल पर संचालित हो रहा है। इस फेरे में लगभग कितने अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? जी, इस समय हमारे यहाँ 58 अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 30 और 28 के 2 बैच चल रहे हैं और मैं और यदवेंद्र चौहान जी यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं इस कक्ष में, और मनोज कुमार यादव जी और रश्मि जी वो दूसरे कक्ष में प्रशिक्षण दे रहे हैं, दूसरे बैच। प्रशिक्षण में अभी हिंदी का मॉड्यूल हम लोग दे रहे हैं और हिंदी के बारे में ही जो 2 दिवसीय सत्र था वो हिंदी के लिए है। इसके बाद 2 दिवसीय अंग्रेजी का सत्र होगा और उसके 2 दिन बाद उसके बाद जो है गणित का सत्र होगा 2 दिन के लिए। टोटल 6 दिन के लिए ये कार्यक्रम है। तो लगातार आपको एक खबर यूपी के मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहां विकास खंड करहल के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 11 महीने के लिए बंद कर दिया था। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा नहीं होने वाली इस बार। और इस दौरान प्रशिक्षण दाता शशिकांत ने बताया कि 58 अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 6 दिवसीय प्रशिक्षण में हिंदी, गणित, अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि आज नामांकन करने वाली हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम से दाखिल करेगी नामांकन ममता बनर्जी। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। नामांकन से पहले करेगी पूजा अर्चना ममता बनर्जी। आज नामांकन भरने वाली है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम से आज रोड शो है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपना नामांकन भरने वाली है नंदीग्राम से, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम में आज शुभेंदु अधिकारी का रोड शो है। तो आज एक साथ 2 दिग्गज नेता दिखाई देंगे नंदीग्राम में, जहां एक तरफ तो नंदीग्राम में नामांकन भरेगी ममता बनर्जी, सीएम है पश्चिम बंगाल की, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी वो नंदीग्राम में रोड शो करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आज नामांकन करने वाली है ममता बनर्जी। तो बड़ी खबर है, नंदीग्राम से दाखिल करेंगी नामांकन और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार यानी कि शुभेंदु अधिकारी रोड शो करने वाले हैं। नामांकन से पहले पूजा अर्चना करने वाली है ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां ममता बनर्जी नामांकन भरने वाली है। नामांकन करेगी ममता बनर्जी, तो दूसरी तरफ नंदीग्राम से दाखिल करेंगी नामांकन और रोड शो बीजेपी उम्मीदवार यानी कि शुभेंदु अधिकारी करने वाले हैं आज नंदीग्राम में। तो इस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी यानी कि जो बीजेपी उम्मीदवार है शुभेंदु अधिकारी वो नंदीग्राम में रोड शो करने वाले हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हुए हैं इस चुनाव में। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नंदीग्राम से आज नामांकन भरने वाली है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी रोड शो करने वाले हैं। तो लगातार बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं।
खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां जिले का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बंद होने से किसानों की मुश्किलें वो बढ़ गई है। उनके सामने अब भंडारण की समस्या पैदा हो गई है। इस कड़ी में किसान ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आलू की थोड़े से रेट डाउन हुए हैं, इस वजह से किसानों को थोड़ी दिक्कत हो रही है उखाड़ने में। तो थोड़ा हमारे इसमें संभल ज़िले में थोड़ा रकबा ज़्यादा है आलू का, तो लोग अधिकतर उखाड़ भी रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेजों में सीधे भंडारण कर रहे हैं उसका। लगभग 55 कोल्ड स्टोरेज है हमारे। लेकिन किसानों को थोड़ा ये भी चाहिए कि थोड़ा जो कृषि का विविधीकरण करें, आलू के साथ साथ अन्य फसलें भी करें। ज़्यादा रकबा होने से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर सभी चीज़ों का और फसलों का भी समायोजन रखें तो शायद ये दिक्कत पैदा ना हो। विभाग की तरफ से क्या प्रयास इसमें किए जा रहे हैं? विभाग की तरफ से अभी पीछे जो है वो एक बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत ये करने की भी बात चल रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में कोयला खनन घोटाले के मुख्य आरोपी यानी कि अनूप माझी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करने जा रहा है। और इस याचिका में आरोपी कारोबारी अनूप ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोयले के अवैध खनन और ढुलाई की सीबीआई जांच पर सवाल उठाया है। वहीं बंगाल सरकार ने आरोपी अनूप का समर्थन किया है और सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च को सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले के शिकायतकर्ता को भी पक्ष रखने की अनुमति दी थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीबीआई को भी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल अलफनामे पर जवाबी अलफनामा दाखिल करना है, लिहाजा मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए। और इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि सीबीआई कब तक जवाब दाखिल कर देगी, जिस पर मेहता ने जवाब दिया कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। और सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई को 10 मार्च तक के लिए टाल दिया। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगाई है और साथ ही सीबीआई के हाथों अनूप माझी के गिरफ्तारी पर भी रोक नहीं लगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।